तो माल हमारे पास 4 तारीख को कितने का गया? 200 यूनिट्स का। ठीक है, अब ये जो 200 यूनिट्स का माल हमने भेजा है, ठीक है, ये जो 200 यूनिट्स का माल हमने भेजा है, ये हम कितने का बेचें अकॉर्डिंग टू फीफो? बताएं, 4 तारीख को फीफो के मुताबिक हम ये माल कितने का बेचें? जी, कितने का बेचें? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री रखी हुई है 100 यूनिट्स, और 3 तारीख का माल रखा हुआ है 400 यूनिट्स। जो 100 यूनिट्स पहली तारीख के हैं वो $2 के हैं, और जो 3 तारीख का माल है वो 2.1 के हिसाब से। आज की क्लास में चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। राइट। अब बताएं, हम कहाँ से इसको वो करें? It मार्केट वैल्यू इज 2.1। वो तो यहाँ पे है ना, हमने अभी इसको देखना ही नहीं है, हमने इसको देखना है। हमारे पास पहली तारीख को 100 यूनिट्स रखे हुए हैं $2 के हिसाब से, और 3 तारीख को माल आया है 400 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से। अब 4 तारीख को हमें माल भिजवाना है, तो हम 4 तारीख को सबसे पहले तो कहाँ से माल भिजवाएं और फिर कितने का भिजवाएं? फीफो के मुताबिक कौन सा माल भिजवाएं आप? सबसे पुराना रखा होगा। एग्जैक्टली, जो सबसे पुराना रखा हुआ है, फर्स्ट है, जो सबसे पहले माल रखा हुआ है, दैट इज 100 यूनिट्स पहली तारीख का। हम पहले उसको रिलीज करेंगे, यानी डिमांड अभी कितने की आई है? 200 यूनिट्स की। 200 यूनिट्स में से हम 100 यूनिट कहां से रिलीज करेंगे? ओपनिंग बैलेंस। 200 यूनिट्स में से हम सबसे पहले माल रिलीज करेंगे ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट्स। पीछे कितने रह गए? मतलब हमें और कितने भिजवाने हैं? 200 ना, तो 100 और भिजवाने हैं, ठीक है। तो 200 में से 100 और भिजवाने हैं, तो 100 हमने यहां से भेजा, 100 की कॉस्ट $2 के हिसाब से, और यहां से हमने मजीद 100 भेजा 2.1 के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू निकल आई कि हम 100 यूनिट्स $2 के हिसाब से भेज रहे हैं, और बाकी 100 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से भेज रहे हैं। यहां कितना बचा? 300। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, फिर 9 तारीख को माल आया है 300 का। फिर इशू, अगला इशू कब है? 11 तारीख। 11 तारीख को हमें मजीद माल भिजवाना है। 11 तारीख को हमें मजीद माल भिजवाना है। कितने की डिमांड आई है? 400 यूनिट्स। अब ये 400 फीफो के मुताबिक कहां से भिजवाएं? हम्म, 300 यूनिट्स में 3 के हो गए यूजुअली। एग्जैक्टली, तो पहले 300 जो सबसे पुराना माल रखा हुआ है, दैट इज 300 यूनिट्स, उसको हम 2.1 के हिसाब से भेजेंगे, और फिर कितना बकाया बचा? 100। 100 किस में से भेजें? 9 तारीख के माल से, तो 100 हम यहां से भेज देंगे। तो पीछे हमारे पास कितना बच गया? 200। इसी तरह अब अगला इशू कब है? अगला इशू 20 तारीख को है। अगला इशू कब है? 20 तारीख को, यानी हमें सारे इश्यूज पता होने चाहिए कि इशू डेट्स क्या हैं। 100 यूनिट्स, अब ये 100 यूनिट्स कहां से भेजें?
अच्छा, अब ये माल तो खत्म हो गया ना 300, क्योंकि हमने बेच दिया। तो अब क्या क्या बचा हुआ है? ये लेकर आई ना मैं ऑफिस से। मैंने निकाल दिया, रिव्यू उतार दी थी मैंने। तुम पागल हो। भाई, आपको जरूरत है? चल लगा ले। एलसीडी ज्यादा कीमती है, एचडीएमआई ज्यादा कीमती है? नहीं, नहीं, सर। अच्छा फिर? फिर? मशीन्स 100 के हैं तो 9% 200, 9% उससे 100। टिश्यूज 20 मई को 100 यूनिट्स हमें भेजने हैं, तो हम कहाँ से भेजेंगे? 9 मई से भेजेंगे, तो 100 यूनिट्स फ्रॉम हियर। पीछे कितने बचे? 100। तो 100 × 2.12। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से माल भेज दिया। अब पीछे बचा कितना? एक ये 100 बचा है, और एक ये 18 तारीख को 100 यूनिट्स आए, ये दोनों बचे हैं। तो ये दोनों प्लस करेंगे, 200 यूनिट्स आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितने? ये 100 यूनिट्स जो बचे हैं वो 2.12 के 100 यूनिट्स बचे हैं, और यहाँ 18 तारीख को 2.4 के आने हैं। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आई। सही। समझ आया कैसे किया हमने? हाँ। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो कि इसको हमने प्रेजेंट कैसे किया। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, डेट ऑफ इशू हाईलाइट कर लीजिए। तो डेट ऑफ इशू का कॉलम बनेगा, 4 तारीख को इशू करना है कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स। 11 तारीख को इशू करने हैं कितने? 400 यूनिट्स। और 20 तारीख को इशू करने हैं कितने? 100 यूनिट्स। अब ये 200 कहाँ से हो रहे हैं? जैसे हमने ऊपर में देखा, जो सबसे पहले माल आया था ओपनिंग इन्वेंट्री 100 × 2, 200। फिर उसके बाद जो माल आया 100 × 2.1, 210। तो टोटल इन दोनों का निकाला क्या? 410। ओएस क्या? क्या? ओएस क्या है? वैल्यू के नीचे 100 तो वो ओएस ओएस ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल निकल के आ गया 410। उसके बाद फिर 11 तारीख को 400 यूनिट्स हमें भेजने थे, 300 हमने 2.1 के हिसाब से भेजे, जो हमने ऊपर जैसे जैसे किए वो सेम चीज है। 100 हमने 2.12 के हिसाब से किए, निकाला टोटल, ये टोटल 842 आ गया 11 तारीख के इशूज का। फिर 20 तारीख के इशू 100 यूनिट्स इशू करने हैं 2.12 के हिसाब से, तो 212। ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे, टोटल निकाल के आपके पास क्या आ जाएगा? 1464। ये जो 1464 आए ना, इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इशू। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इशू। ये जितने हम देख चुके हैं, इशू हो चुके हैं, उसकी टोटल कॉस्ट है जी, जिनके। कॉस्ट ऑफ इशूज 1464। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू, 200 यूनिट्स बचे हैं 2.12 और 2.4 के हिसाब से, 454। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। ये तो हालांकि बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, लेकिन इससे भी बड़ा बड़ा होता है फीफो का। आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का सिर्फ या तो ये पूछा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इशू बताओ क्या है, तो आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ इशू निकालना है 1464। या आपसे पूछा जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू बताओ, जो कि 452 है, तो आप सिर्फ या तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू बताओगे 452, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल बताओ। हो सकता है ये पूरा सवाल गिवन हो और जगह जगह टेक्स्ट बॉक्सेस गिवन हो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स गिवन हो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स गिवन हो, ताकि आपकी नॉलेज टेस्टिंग हो रही हो। तो टेक्स्ट बॉक्सेस भी गिवन हो सकते हैं, तो आपको अगर बड़ा सवाल पता है तो उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट आएगा, आप आराम से कर सको। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फलक नेक्स्ट लीफो बताइएगा। फलक समझाएंगे लीफो। लीफो मेथड कैसे करते हैं? यस फलक, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ तो बोले। बिल्कुल। लेटेस्ट माल हम पहले रिलीज करेंगे। लेटेस्ट माल कौन सा था यहाँ पे?
हम दोबारा सम पे जाएंगे। लेटेस्ट माल कौन सा था? अब 4 तारीख को अगेन वी विल फॉलो द सेम पैटर्न। पैटर्न क्या है कि आइडेंटिफाई योर इश्यूज। इश्यूज ये हैं। तो पहला इशू कब है? 4 तारीख। 4 तारीख को जब हमने माल भिजवाना है तो लेटेस्ट माल हमारे पास क्या बचा हुआ है? बच्चे ओपनिंग लेटेस्ट। अब हम लीफो कर रहे हैं, अब हम फीफो नहीं कर रहे। फीफो भूल जाइए जो भी हमने किया। लेटेस्ट। अब हम लीफो मेथड कर रहे हैं, हम फीफो अगर नहीं कर रहे। सेम पेपर ट्राई करेंगे तो 18 पे का बचा। क्या बचा हुआ है? मेरा बच्चा, अभी तुम 4 तारीख में खड़े हो, यही सबसे ज्यादा कॉमन फॉल्ट होता है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये 4 तारीख को खड़े हैं और 18 तारीख का माल भिजवाएंगे। अरे भाई, अभी आज 4 तारीख हुई है। अभी तो 9 तारीख, 18 तारीख, वो तो बाद की कहानी। अभी तो वो आया भी नहीं है। हमें क्या पता उस दिन कौन सा माल आएगा, कितने का आएगा, कब आएगा। हम अभी 4 तारीख को खड़े हैं। आज के दिन 4 तारीख, आज के 9 तारीख है। 9 तारीख को लेटेस्ट माल क्या होगा? जो 8 तारीख को आया होगा। या लेटेस्ट माल क्या होगा? जो 9 की सुबह को आया होगा। ठीक है। तो उसी तरह जब आप 4 तारीख को खड़े हो तो लेटेस्ट माल 3 तारीख का है। ठीक है, 3 तारीख को जो माल आया है वो आपका लेटेस्ट है। तो आपने 3 तारीख के माल में से निकाल करके इशू करना है। 200 यूनिट्स इशू करने हैं। तो ये कट के 200 यूनिट्स चले जाएंगे 2.1 के हिसाब से। पीछे कितने रह गए? 200। अगला इशू कब है? 11 तारीख। अगला इशू कब है? 11 तारीख। 11 तारीख को कितना माल भेजना है? 400। 400 यूनिट्स मुझे इशू करनी है, तो मैं कहाँ से इशू करूं? फलक बताइए। 9 में से 300 यूनिट्स हम जाए ले। 300 यूनिट्स हम भिजवाएंगे 2.12 के हिसाब से। और बाकी के 100 यूनिट्स 200 वाले में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 रह गए। ठीक होगी कहानी। अगला इशू 20 तारीख का है, 100 यूनिट्स। कश्यप बताइए, 20 तारीख का 100 यूनिट्स कहाँ से भेजो? हाँ 18 से। 18 से। ठीक है, 2.4 के हिसाब से। क्लियर? लीफो समझ आया? फीफो समझ आया? अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए। सेम प्रेजेंटेशन है। डेट ऑफ इशू 4 तारीख, 200 यूनिट्स भिजवाने हैं। कहाँ से भिजवाऊं? 200 @ 2.1। 11 तारीख को इशू करना है 400 यूनिट्स। 300 2.12 के हिसाब से, और 100 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से। ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ इशू 4 तारीख का आ गया, ये कॉस्ट ऑफ इशू 11 तारीख का आ गया। नेक्स्ट 20 तारीख को 100 यूनिट्स भिजवाने हैं, 100 यूनिट्स 2.4 के हिसाब से, तो 240। इन सबको हमने ऐड किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1506। क्या आ जाएगा? 1506। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बचती कितनी है? जो माल पीछे बच गया है वो 200 यूनिट्स बच गए हैं। 100 @ 2.1, ये लो जो, और ये 100 @ 2, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है जो बच गई है। सबसे पुराना माल बच गया, दैट इज 410। टोटल निकाल लेंगे, ये टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? अब आइए नेक्स्ट, वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में क्या करना है हमने? वेटेड एवरेज में, और फरमाइएगा, वेटेड एवरेज में हमने एवरेज निकालना है। ना लीफो चलेंगे ना फीफो चलेंगे। तो कैसे कर रहे हैं हम? ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, 200 टोटल वैल्यू, $2 के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन थी एज इट इज लिख दी। 3 तारीख को 400 यूनिट्स रिसीव हुए। कितने के हुए रिसीव? 2.1, मल्टीप्लाई किया 840। ये टोटल इन्वेंट्री वैल्यू निकल के आ गई क्या? 1040। और टोटल यूनिट्स जो तुम्हारे पास अब गोदाम में रखे हम कितने हैं? 400 + 100, 500। अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? 1040 डिवाइडेड बाई 500 विल गिव यू 2.08। क्लियर? 1040 डिवाइड बाई 500 विल गिव यू 2.08। एवरेज निकल आया। अब ये जो 4 तारीख को इशू करना है, 200 यूनिट्स, कितने का इशू करें? 2.08, क्योंकि हमने एवरेज निकाल लिए। तो 2.08 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 416 आ जाएगा। 416 को हमने क्या करना है? 1040 से डिडक्ट कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये माल इशू हो चुका है, जा चुका है, और हमारे पास नहीं है। तो उसकी वैल्यू को हमने डिडक्ट कर दिया, प्लस यहाँ 500 टोटल माल रखा होता, -200 कर दिया, 300 आ गया। अब ये माल मेरे पास बचा हुआ है इस वैल्यू। अब आइए अगला, 9 तारीख को 300 यूनिट्स मजीद रिसीव हो।
रिसीव हुए कितने के, 2.12 के। मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, 300 प्लस 300 कितना आ रहा है, 600। उसके बाद 11 तारीख को इशू करना है 400 यूनिट्स का, मुझे इशू प्राइस चाहिए। इशू प्राइस कैसे निकालूं, एवरेज निकालना पड़ेगा। 1260 डिवाइड बाई 600 विल गिव यू 2.1। फिर हमने 2.1 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 840 आ गया। तो ये माल अब हमने इशू कर दिया, भिजवा दिया, लिहाजा इसको क्या करना पड़ेगा, लेस। सो 1260 माइनस 840, 420 आ गया, 600 माइनस 400, 200 क्लियर होगी कहानी। उसके बाद आई 18 मई। 18 मई को 100 यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं। 100 यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं कितने के, 2.4 के हिसाब से। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि रिसीव हो रहे हैं। 100 प्लस 400, 300। फिर उसके बाद 20 तारीख को इशू करने हैं यूनिट्स, 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स इशू करने हैं, कितने के इशू करें, एवरेज प्राइस निकालनी पड़ेगी, 660 डिवाइड बाई 300, 2.2। 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 220। तो ये यूनिट्स जो है 20 तारीख को इशू हो जाएंगे। लेस करेंगे, जब लेस करेंगे 440, और इसको लेस करेंगे तो 200। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू बच गई, क्योंकि इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जब जब इशू हो रहा है, हम इशू डेट्स को हाईलाइट कर देंगे। 4 तारीख को इशू है, राइट। ठीक है, ये 4 तारीख का इशू है, ये 4 तारीख का। 416 इसकी कॉस्ट ऑफ इशू है। फिर एक 11 तारीख को इशू है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ इशू है वो 840 है। और एक 20 तारीख का इशू है, इसकी कॉस्ट ऑफ इशू 220 है। इन तीनों को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ इशू निकल आएगा। फिर इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री हम ऐड अप कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। क्लियर। अब ये सम्स को आपने घर जाके फुल फ्लेज्ड कॉपी में करना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाए। ओके। एवरेज हम क्यों निकाल, क्योंकि ये मेथड ही एवरेज है, वेटेड एवरेज, इसलिए एवरेज निकालना है। इंस्ट्रक्टर है या कोई सी। ये तीसरी टेक्निक है वैल्यूएशन की। हमने पहली दो टेक्निक्स कर ली, फीफो लीफो। ये तीसरी टेक्निक है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज एवरेज निकालेगा, ऑब्वियसली। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एग्जाम में कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करके निकालना है। ठीक है। अब आइए इसकी जरा नोट्स पे तवज्जो देते हैं। फीफो क्या कहता है, जरा फीफो का नोट्स पढ़िएगा, कशफ, नंबर 1। एलसीडी पे भी आ गया है, देखना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। Cost of material issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. नाउ प्लीज नोट, दिस इज अ फॉर्मूला। ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, फॉर्मूला कह लें, इक्वेशन कह लें, जो आपको याद होनी चाहिए। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट इक्वेशन है, ये तीनों मेथड्स के लिए सेम है। जरा देखें, लीफो का जरा फर्स्ट पॉइंट देखें, क्या नाम है आपका, अभी हाँ, अभी। हाँ, देखें फर्स्ट पॉइंट पढ़िए लीफो the का। cost of material issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. क्लियर। सेम है या डिफरेंट है, सेम है। ओपन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड में जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऐड करोगे, इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। अब ये जो चार चीजें हैं, क्वेश्चन में इन चार में से कोई भी एक मिसिंग होगा, और आपको बोला जाएगा कि हाँ जरा ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस तो बताओ, तो यू शुड लुक फॉर द अदर डेटा फ्रॉम द इक्वेशन। यू शुड लुक फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू कितनी है, और वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। अगर ये तीनों गिवन है तो कॉस्ट ऑफ परचेजेज आप आसानी से निकाल लोगे, इस इक्वेशन को पुट करना है, दैट्स इट। ठीक है। अब आइए वेटेड एवरेज का फर्स्ट पॉइंट, फलक, पढ़िए। सेम इक्वेशन, तीनों नोट्स में, तीनों टेक्निक के नोट्स में गिवन है, और तीनों में सेम है, नथिंग डिफरेंट। दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। अब आइए सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम। फलक फीफो का सेकंड पॉइंट पढ़िए।
In a period of inflation, there is tendency with people for materials to be issued at a cost lower than the current market value, using inventories to be valued at a cost approximating to current market value. In a period of inflation, there is a tendency with FIFO for materials to be issued at a cost lower than the current market value. क्या बात हो रही? पलक समझाएं क्या बात हो रही है? Current market value. करंट मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में होगा क्या? मटेरियल्स इशू जो हो रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे है, क्यों? बुक में कहीं नहीं लिखा, क्यों? आपको अपना जहन दौड़ाना है। क्योंकि हम फीफो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, और फीफो टेक्निक में हम वो वाला माल सबसे पहले बेचते हैं जो सबसे पहले आया हुआ होता है, जो सबसे पुराना होता है। तो यानी जो माल सबसे पुराना है वो लो रेट पे है, और जो अभी लेटेस्ट माल होगा वो महंगे रेट पे होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई का दौर है, राइट? तो जो सबसे लोएस्ट रेट वाला माल है वो हम पहले रिलीज कर रहे हैं, देयरफॉर मार्केट वैल्यू से हमारी जो मटेरियल्स टू बी इशूड की कॉस्ट है वो कम है। क्लियर फलक? गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट अप्रोक्सीमेटिंग टू करंट मार्केट वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? करंट। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट माल रखा हुआ है, अभी तक वो नहीं बिका, वो भी नहीं बेचा हमने। क्लियर? अब आइए लीफो, सेकंड पॉइंट, कश्यप पढ़िए। Okay. In a period of inflation, there is a tendency with LIFO for the following to occur. Point number one, materials are issued at a price which approximates to current market value. Number two, closing inventories become undervalued when compared to the market value. ठीक है, बस दैट्स इट, इसका मतलब समझा है? अच्छा, since it's LIFO, तो जो करंट ऑब्वियसली इट विल वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट माल हमारे पास पहले रखा हुआ है तो वो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाएगा। और क्लोजिंग इन्वेंटरीज बिकम अंडर वैल्यू व्हिच कंपेयर टू द मार्केट, क्योंकि वो पुरानी हो रही है और होती जा रही है। हाँ, पुरानी रखे हुए माल, क्योंकि हमने उसको तो पहले निकाला ही नहीं, तो वो लोएस्ट पे लोएस्ट ही होता जा रहा है, क्योंकि आगे महंगाई बढ़ रही है, तो वो सस्ता माल रखा हुआ है हमारे पास एज ए क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है अभी? हाँ, नेक्स्ट आइए, वेटेड एवरेज पढ़िए अभी। हाँ, in a period of inflation, it's a cumulative weighted average pricing system, the value of material issues will rise gradually, but will tend to lag a little behind the current market value and the rate of issue. Closing inventory values will also be a little below current market value. ठीक है, क्या मतलब? अब यह क्या मतलब? इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के दौर में, यूजिंग द क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज प्राइसिंग सिस्टम, वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूज विल राइज ग्रेजुअली। कि जब हम वेटेड एवरेज टेक्निक यूज करेंगे महंगाई के दौर में, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इश्यूज की वैल्यू है वो क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, बट विल टेंड टू लैग अ लिटिल बिहाइंड द करंट मार्केट वैल्यू। लेकिन करंट मार्केट वैल्यू से हमेशा वो थोड़ी सी नीचे ही होगी, कम ही होगी। क्यों? क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। अब आइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी लिटिल बिलो करंट मार्केट वैल्यू, कम ही होगी मार्केट वैल्यू से, क्योंकि एवरेज आप जब भी निकालते हो तो आपके एग्जिस्टिंग रेट से कम ही आएगा आंसर।
क्लियर? उसमें आपके पास रखा हुआ और नया माल मिक्स होता है और आप उसका एवरेज निकाल। एग्जैक्टली, बीच की प्राइस निकल के आएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये अब आपके ये जो नोट्स हैं ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं। पहला वाला मैंने बता दिया इक्वेशन का सवाल है, और दूसरे वाला ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में आ सकता है आपके पास। अब आइए पीरियड वेटेड एवरेज प्राइसिंग। वेटेड एवरेज प्राइसिंग का एक और एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग। इसका ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन द पीरियड प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन द पीरियड प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। सिंपली इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और इशू प्राइस हम निकालेंगे। यानी वो जो इतना लंबा लंबा हम कर रहे हैं ना, एवरेज निकालो फिर एवरेज निकालो फिर डिवाइड करो फिर ऐड करो फिर माइनस करो, यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और इशू प्राइस फाइंड आउट कर लो। इशू प्राइस आ गई तो जब हम जब जब जहां जहां इशू हो रहा है उसको आप इसी प्राइस से वो कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ हुआ है 4 तारीख को इशू हो रहा है 200 यूनिट्स, आप इसी इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यूएशन निकाल लोगे। 11 तारीख को इशू हो रहा है 400 यूनिट्स, इसी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू निकाल लोगे। 20 तारीख को इशू हो रहा है 100 यूनिट्स, इसी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है? क्योंकि आप एक दफा एवरेज निकाल चुके हो। नहीं, वो जो एवरेज निकाला है वो लंबा पेंड है। हाँ। ये जो है ये एक फॉर्मूला बेस्ड वेटेड एवरेज। कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स प्लस ओके मेक्स मोर सेंस। ठीक है? विच मेथड इज करेक्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको सब मेथड्स के खुद से देखने हैं। फीफो में क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल डिस्कशन ला चुके हैं कि भाई फीफो इसलिए बेटर है कि जो मटेरियल जो माल जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का खतरा है, एक्सपायर होने का खतरा है, वो जल्दी जल्दी निकल जाएगी, ईडेबल्स होते हैं, जाहिर है उसमें फीफो ज्यादा फ्रूटफुल है। वेर एज लीफो में जो जिनमें एक्सपायरी का इशू नहीं है, जो बड़े हैवी मासेस वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो ये उसमें उनको आसानी देता है, इदारे को आसानी देता है। तो दोनों के ही अपने फायदे और नुकसानात हैं जो कि आपने देख लेने हैं। फिर इसी तरह वेटेड एवरेज का भी है। वेटेड एवरेज में यूजुअली टाइम बहुत लगता है क्योंकि अब इतनी सी तो ट्रांजेक्शन नहीं है ना रियल लाइफ में, कितनी सारी ट्रांजेक्शन, उसका वेटेड एवरेज निकालते निकालते बंदा फौत ही हो जाए। तो खैर इसके भी कुछ एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। इट्स नथिंग डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेल्फ रीड। यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यानी हमने रिकॉर्डिंग का एलिमेंट भी देख लिया और वैल्यूएशन का एलिमेंट भी देख लिया। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा टॉपिक, ये अकाउंटिंग फॉर लेबर का होगा। ठीक है? ये किसका होगा? अकाउंटिंग फॉर लेबर। ये हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। ओके, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। बट और मेरे पीछे एक क्वेश्चन था मेरा। बिल्कुल शुरू वाले